चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आज से 2 दिवसीय कृषि मेले का हुआ आगाज। प्रदेश सहित अन्य राज्यों के किसान भी मेले में हुए शामिल। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती पर पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। कहा 15 और 16 सितंबर को इस गुरुकुल में प्राकृतिक खेती विषय पर विशेष कार्यक्रम का होगा आयोजन। प्रदेश में पशुओं में फैली लंपी स्किन बीमारी नियंत्रण में। लुवास के कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार वर्मा ने कहा, प्रदेश में लंपी बीमारी से बचाव के लिए लगभग सभी पशुओं का हुआ टीकाकरण। और सभी प्रदेशवासियों को छत मुहैया करवाना प्रदेश सरकार का प्रमुख उद्देश्य। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, राज्य में कोई भी व्यक्ति बिना घर के नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। आज हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कृषि मेले की शुरुआत हुई। मेले में बीजों की नई किस्मों और खाद आदि की प्रदर्शनी लगाई गई है और कृषि संबंधी नवीनतम उपकरणों को भी दर्शाया गया है। एचयू के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि इस बार हरियाणा के साथ लगते राज्यों के अलावा अन्य राज्यों से भी किसान कृषि मेले में पहुंचे हैं। कुलपति ने कहा कि मेले में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें वैज्ञानिक किसानों के कृषि संबंधी सवालों का जवाब देंगे ताकि किसानों को उनकी समस्याओं का हल मिल सके। और न केवल कृषि में, कृषि से जुड़े जितने भी व्यवसाय हैं, जैसे पशुपालन है हमारा, या मशीनरी है कृषि में यूज होने वाली, डिफरेंट किस्में हैं, या जो हमारे उद्यमी हैं, उन सब को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है ताकि किसान भाई नई नई जानकारी भी लें, नई नई तकनीकों को सीखें। पानी बचाने के लिए क्या है, एनर्जी बचाने के लिए क्या है, पशुपालन में उन्नत तकनीकें क्या हैं, कृषि में नई किस्में क्या हैं, और इनसे भी बढ़कर कि जो जल संरक्षण के लिए जो आधुनिक माइक्रो इरिगेशन की तकनीकें हैं वो किसाने सीख सकें। वैसे तो आप देख लेंगे लगभग हमारे जितने भी राज्य हैं, न केवल हरियाणा, राजस्थान पास पड़ता है, पंजाब आपके पास पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है, इन राज्यों से मुख्य किसान आए हैं। लेकिन हमारे पास कुछ किसान भाई दूसरे राज्यों से भी आते हैं और पिछली बार जो संख्या थी वो हमारी 50,000 से ज़्यादा किसानों की है। और इस बार आप देख सकते हैं कि मेले में पाँव रखने की जगह नहीं है। मेले में आए किसानों ने कहा कि इस मेले के माध्यम से उन्हें कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी मिली है और वैज्ञानिकों द्वारा उन्हें कृषि कार्य में होने वाली समस्याओं का समाधान भी दिया गया। जिला सरसा असीं इत्थे मेला देखण आए सी। इत्थे बहुत वधिया मेला है भी ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ पता लगता है भी ਅਸੀਂ जैविक खेती बनी जाना चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, रसायनिक घट देगी। का मेन तात्पर्य यही है, यहाँ पर तकरीबन जो जैविक खेती के बारे में बताया गया है, तो ये देखकर हमें बहुत बढ़िया लगा और रासायनिक खादों से छुटकारा मिलेगा और नए नए बीजों की जो यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगा रखी है, कनोपी लगा रखी है, तो उससे हमें बड़ी सुविधा मिली है। रेट के और प्राइवेट कंपनियों के जो अंदर डिफरेंस है उसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और नए नए बीजों को जो यहाँ पर लॉन्च हुए हैं, यूनिवर्सिटी द्वारा लॉन्च किए गए हैं, उसका भी हमें बहुत बेनिफिट मिला है। इस बार इस मेले का मुख्य विषय कृषि में जल संरक्षण है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के तत्वाधान में शुरू हुआ 2 दिवसीय कृषि मेले में किसानों की संख्या पिछली बार से 2 गुना है। इस बार किसान हरियाणा के साथ साथ राजस्थान और पंजाब के भी कई जिलों से यहाँ पहुँचे हैं। किसानों का मानना है कि यहाँ ऐसे मेलों में आने से उन्हें नए नए बीज मिलते हैं और इन बीजों से वो नई तरह की खेती कर सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ पंकज शर्मा, DD न्यूज़, हिसार। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज कुरुक्षेत्र गुरुकुल में प्राकृतिक खेती पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस गुरुकुल में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और 15 और 16 सितंबर को प्राकृतिक खेती विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती अभियान एक बड़ा रूप ले चुका है और प्राकृतिक खेती करना समय की जरूरत भी है। पिछले लगभग 7-8 वर्षों से हम उसमें एक बूंद भी यूरिया, DAP, कीटनाशक आदि का प्रयोग नहीं करते। भारत के ICR के डायरेक्टर जनरल मिस्टर पाठक जी और भारत के ही कृषि सचिव आहूजा जी और उनकी अन्य टीम
हमारे प्राकृतिक खेती फार्म को देखने आ रही है 15 सितंबर को। उनको हम पूरा खेत दिखाएंगे और उसमें हमारी बंजर जमीन जो हो गई थी, जो किसानों को हमने दी थी, वो छोड़ के चले गए। इन पिछले 4 साल में ही वो बंजर जमीन कैसे उपजाऊ बनी, उसके पूरे जो सैंपल लेकर के यूनिवर्सिटीज में डॉक्टर हरिओम जी ने, इनके साथी डॉक्टर बलजीत सारन, इस समय वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सार में माइक्रो बायोलॉजी के सीनियर साइंटिस्ट हैं। इस प्रकार की साइंटिस्ट की वाइस चांसलर्स की टीमें भी यहाँ आ रही हैं। पिछले कुछ समय से समस्त उत्तर भारत के पशुओं में लंपी स्किन बीमारी फैली हुई है। इस संबंध में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार वर्मा ने कहा कि हरियाणा में इस बीमारी पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है और प्रदेश में लंपी बीमारी से बचाव के लिए सभी पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। कुलपति ने कहा कि लंपी स्किन बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए किसानों को पशुओं की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और लेकिन हरियाणा सरकार, लुआस और प्रदेश का जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, उन तीनों ने मिलके और इस बीमारी पे हरियाणा में काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। वैक्सीनेशन पूरा हो गया है और इसको आगे बढ़ने से अब रुक जाएगी, इसमें आगे नहीं बढ़ेगी। हरियाणा में इसका प्रकोप सबसे कम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में लागू केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं से संबंधित आवश्यकता अनुसार कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की विस्तृत जानकारी लेने के बाद अधिकारियों को बेघर व्यक्तियों को वरीयता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बिना घर के नहीं होना चाहिए और इन सभी को घर उपलब्ध करवाने की योजना बनानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को इस योजना के तहत मासिक लक्ष्य निर्धारित करने और सर्वे का कार्य भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कैथल जिले के गांव देवन के पास कल शाम एक बम होने की सूचना मिली, जिसे मधुबन से आए बम रोधक दस्ते द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। कैथल के पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद ने बताया कि जिला पुलिस को अंबाला एसटीएफ के माध्यम से देवन कैंची चौक के पास एक काले रंग के डिब्बे में बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही संबंधित क्षेत्र के आवागमन को रोककर बम को निष्क्रिय किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर गहनता से जाँच की जा रही है। जब हमारी बॉम्ब डिफ्यूजल टीम ने उसको डिफ्यूज़ किया तो उसके बाद में तकरीबन 1.5 किलो की सामग्री है, जिसमें कि 1 किलो 160 ग्राम के आसपास एक हाई एक्सप्लोजिव मटेरियल है, जिसका कि बाकी टेस्ट होने के बाद में कंफर्म हो पाएगा कि उसमें क्या पदार्थ है। और उसके अलावा उसमें जो भी बॉम्ब के सामान होता है, जैसे कि एक डेटोनेटर, स्विच, बैटरी, टाइमर, वो सारे कंपोनेंट्स उसमें मिले थे। तो ये इसको यानी कि कोई ना कोई हाई एक्सप्लोजिव पदार्थ था, जिसको कि आगे कहाँ इस्तेमाल किया जाना था, इस बारे में भी जाँच की जाएगी। उसमें जो भी जांच के अंदर आएगा वो फिर उसके साथ। अभी तक इसके कुछ हमें पता नहीं चल पाया है, लेकिन हम आगे जैसे भी जांच कर रहे हैं और आगे जो भी जांच में पता चल पाएगा वो शेयर किया जाएगा। प्रदेश में सुपर 100 कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी स्कूलों के जिन छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया था, उनमें से 41 छात्रों ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड 2022 में सफलता प्राप्त की है। इस परीक्षा के परिणाम रविवार को घोषित किए गए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सुपर 100 कार्यक्रम ने सिद्ध कर दिया है कि यदि सरकारी स्कूल के मेधावी छात्रों को सही मार्गदर्शन मिले तो वे बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सुपर 100 कार्यक्रम के कुल 101 छात्रों ने जेईई एडवांस 2022 परीक्षा में भाग लिया था। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना है। नरवाना की महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक सुमन ने बताया कि विभाग हर साल सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाता है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी गई और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाता है। इसमें पोषण माह में हर महीने, ये महीने की हर दिन अलग अलग तरह की गतिविधियां की जाती हैं।
कभी महिलाओं को खान पान के बारे में बताते हैं, कभी पौधारोपण करते हैं, कभी स्वच्छता के बारे में जागरूकता रैलियाँ निकालते हैं, प्रभात फेरी की जाती है। यानी कि हर दिन एक अलग तरह की गतिविधि का आयोजन किया जाता है। महिलाओं ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन में पोषक तत्वों से भरपूर व्यंजनों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने महिला हितैषी योजनाएं चलाने के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया। की ओर से मीटिंग हुई है, जो महिलाओं के बारे में बताया गया है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, और जो भी हमारी मीटिंग हुई है इसमें बहुत सारी सुविधा बताई गई है। एक औरत प्रेग्नेंट होने के बाद क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, उसके बारे में सारी पहले भी सलाह दी गई है और अब भी सलाह देने लग रही है। विस्तार से बताया गया है कि कैसे खान पान वगैरह बच्चों की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मुझे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के द्वारा जो लाभ हुआ है मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मुझे पहले बच्चे पर 5,000 रुपए का लाभ हुआ है, जिससे हमें कोई तंगी नहीं आई है। हमारी बेटी और आपकी बेटी जो मोदी सरकार ने स्कीम चलाई हुई है 25,000 रुपये की, उसका हमें बहुत बढ़िया लाभ हुआ है। और जो BPL है ना, उन पर 3 बेटियों की और SC पे 3 बेटियों की और BPL पे 1 बेटी पे इसका 25,000 का लाभ मिलता है। और ये गरीब लोग हैं ना, जो उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है। मतलब मेरा फर्स्ट बच्चा है, मैं प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का हिस्सा हूँ और मुझे पहला फॉर्म भरा गया है, 2,000 रुपये का लाभ हुआ है। केंद्र सरकार ने 384 दवाओं की राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में इन दवाओं की सूची जारी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह सूची स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों पर किफायती और उत्कृष्ट दवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि इन दवाओं से स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार होगा और सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद यह सूची तैयार की गई है। राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरण इन दवाओं का मूल्य निर्धारित करेगा और विनियमित करेगा, इससे लोगों को अच्छी और सस्ती दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। सरकार ने घरेलू आपूर्ति को स्थिर रखने और कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए आटा, चावल, मैदा आदि जैसे खाद्य पदार्थों के निर्यात पर रोक लगा दी है। सरकार के इस कदम का असर आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा, खुदरा महंगाई दर में अगस्त महीने में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 215 करोड़ 47 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण से 5,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो गए हैं। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 52 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 10,42,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 545 मामले सक्रिय हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आज से 2 दिवसीय कृषि मेले का हुआ आगाज। प्रदेश सहित अन्य राज्यों के किसान भी मेले में हुए शामिल। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती पर पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। कहा, 15 और 16 सितंबर को इस गुरुकुल में प्राकृतिक खेती विषय पर विशेष कार्यक्रम का होगा आयोजन। प्रदेश में पशुओं में फैली लंपी स्किन बीमारी नियंत्रण में। लुवास के कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार वर्मा ने कहा, प्रदेश में लंपी बीमारी से बचाव के लिए लगभग सभी पशुओं का हुआ टीकाकरण। और सभी प्रदेशवासियों को छत मुहैया करवाना प्रदेश सरकार का प्रमुख उद्देश्य। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, राज्य में कोई भी व्यक्ति बिना घर के नहीं होना चाहिए। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।